नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबी सिंह। कहते हैं कि इतिहास बार बार दोहराता है। हिंदुस्तान को जीतने के लिए अंग्रेजों ने पूरी चाल चली और उस चाल के तहत पूरे हिंदुस्तान पर धीरे धीरे कब्जा कर लिया था। क्या वही चाल आरएसएस ने चली? वही चाल यहां के उद्योगपतियों ने चली? दरअसल आपको बता दें, आजादी के बाद इस देश में हुकूमत चली तो वह थी कांग्रेस की। कांग्रेस के बाद में कांग्रेस पार्टी टूटती चली गई और विभिन्न खंडों में बट गई। कांग्रेस को टक्कर देने की ताकत और हिम्मत किसी में नहीं थी। ऐसे में जनसंघ बनकर तैयार हुआ और जनसंघ के 3 सांसद भी उस समय बन गए। उसके बाद धीरे धीरे आरएसएस ने पैर पसारने शुरू हुए, लेकिन धीरे धीरे वह बढ़ रही थी। उसी समय राम जन्मभूमि का मुद्दा लेकर के लाल कृष्ण आडवाणी आ गए। दरअसल आपको बता दें, आरएसएस यह बखूबी जानती थी कि हिंदुस्तान में हिंदू और मुस्लिमों को आपस में लड़ाया जा सकता है। यह मामला ठीक वैसे ही है जैसे अंग्रेजों के यह समझ चुके थे कि मराठा और मुगलों में आपस में एक द्वंद्व है और उसी कारण वे अपनी मोहर लेते चले गए और आगे बढ़ते चले गए। ऐसे ही धीरे धीरे आखिर एक दिन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बन गई, यानी भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री बन गया। यह भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री बनने के बाद में यह समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के पैर जमना शुरू हो गया। अटल बिहारी वाजपेयी के बनने का मुख्य कारण क्या था? कांग्रेस कमजोर हो चुकी थी, क्योंकि श्रीमती इंदिरा गांधी के बाद में राजीव गांधी भी बम से उड़ाए जा चुके थे और उसके बाद कांग्रेस के नेतृत्व करने वाले ज्यादा रहे नहीं थे और ऐसे में सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री बनना उचित समझा नहीं और राहुल और प्रियंका को उन्होंने आगे बढ़ाया नहीं, जिस कारण कांग्रेस पूरी तरह से कमजोर होती हुई चली गई। लेकिन अटल बिहारी की सरकार के बाद में एक बार फिर कांग्रेस सत्ता में आ गई। सत्ता में आने के बाद में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने और उन्होंने एक अच्छी अर्थव्यवस्था ही नहीं, देश को उन्नति के रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। उसी समय आरएसएस समझ चुकी थी कि धीरे धीरे कांग्रेस कमजोर हो रही है, तो उन्होंने एक ऐसे प्रधानमंत्री को ढूंढना का कयास लगाना शुरू कर दिया जो दरअसल ओबीसी हो। ओबीसी में उससे पहले नीतीश कुमार का नाम आया, लेकिन उन्होंने सत्ता के लालची सबसे पहले लोगों को ढूंढना शुरू किया और उसके बाद में यहां पर किस तरह से व्यापार के जरिए आगे बढ़ा जा सकता है, यह बखूबी काम सीख लिया। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई ऐसे उद्योगपतियों ने प्रमोट कर दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हिंदुओं के मन में जगह भी बना ली। गुजरात का मुख्यमंत्री धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा था और आगे बढ़ता हुआ जा रहा था। आखिर अब भारतीय जनता पार्टी ने कयास लगाना शुरू कर दिया, आरएसएस ने कयास लगाना शुरू कर दिया और यह एक रणनीति और प्लानिंग के तहत बड़ा काम करना शुरू कर दिया। उन्हें पता था कि हिंदुस्तान में हर जाति धर्म में बटा हुआ हिंदुस्तान है और उसी से इसका आगे बढ़ा जा सकता है। उसके बाद यहां की भ्रष्ट बिकाऊ मीडिया पूरे जोर से सच बोलना चाहेगी नहीं और प्राइवेटकरण करके तमाम चैनलों का, उन्हें यदि भूख थी तो पैसे की थी और ऐसे में आरएसएस व उद्योगपतियों से पैसा उगाना शुरू किया
और तमाम मीडिया को देना शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री जो हाल फिलहाल में नरेंद्र मोदी है, उसे प्रमोट करना शुरू कर दिया, आगे आगे दिखाना शुरू कर दिया और मोदी मोदी गाना शुरू कर दिया। सन 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रमोट किया और उसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे सीधे देश में कांग्रेस को कोसने लगे। उसी समय सोशल मीडिया का इजाद हो चुका था, लेकिन सोशल मीडिया लोगों के हाथ में एक नई तलवार के रूप में आ चुकी थी और लोग सोशल मीडिया का सही प्रयोग करना नहीं जानते थे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने पैसे देकर के एक आईटी सेल बनाई और उस आईटी सेल ने कांग्रेस के तमाम नेताओं को बदनाम करना शुरू कर दिया। ऐसे में पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के राजीव गांधी को भी नहीं बख्शा गया और बार बार यह सवाल उठने लगा, आखिर कांग्रेस ने 70 सालों में क्या दिया है। युवाओं के मन में यह बात बैठ गई क्योंकि युवाओं ने वह दौर देखा नहीं था जब यहां पर मुगल आए, यहां पर अंग्रेज आए, दास्ता से लंबी दास्ता से निकल करके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे संभाला था और यह वह दौर था। उस समय इसरो की भी स्थापना प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कर दी थी। धीरे धीरे यह आरएसएस अपने पैर पसारता गया और उन्हें लगने लगा कि जो लोग आरक्षणधारी है उन लोगों को ज्यादा सुविधा मिल रही है और वे सत्ता में आ रहे हैं, ऐसे में इन्हें कैसे रोका जाए। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगे बढ़ाया गया और प्रधानमंत्री बना दिया गया। लेकिन उससे भी लाजवाब बात यह थी कि उसके लिए एक ऐसे व्यक्ति की जो क्रूर हो और वह कुछ भी कर सकता हो, ऐसे में अमित शाह को लाया गया। अमित शाह तड़ीपार थे, लेकिन फिर भी उन्हें सत्ता में सौंप दी गई। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी घातक सिद्ध हो सकते थे, लेकिन सोशल मीडिया से राहुल गांधी की छवि खराब करते हुए आगे बढ़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उन्होंने देश की सत्ता को संभाल लिया। यह वह दौर था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न हिंदू मुस्लिम के नाम पर बोलते थे, केवल विकास और विकास के नाम पर बोलते थे। वे तमाम पूरे देश को बताते थे कि हमारे यहां पर बुलेट ट्रेन चलनी चाहिए कि नहीं चाहिए, हर गांव में एक लोकसभा में एक गांव आदर्श गांव होगा और स्मार्ट सिटी बनेगा। और हर स्मार्ट सिटी के लिए उन्होंने नेट की और वाईफाई की बात की जाने लगी। युवाओं के मन में यह बहुत अच्छी तरह से बैठने लगा कि राष्ट्रवाद सच्चा यही है। वहीं पर रणनीतिकार बनकर उभरे अमित शाह। अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी के सिप्पे सलारों को तोड़ना शुरू कर दिया और आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा को उन्होंने तोड़कर अपने में मिला लिया। वहीं पर हिमाचल में भी ऐसा ही किया और उसके बाद में धीरे धीरे कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, चाहे वह मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है या फिर अन्य स्टेट में है, में भारतीय जनता पार्टी में मिलाने का काम किया। उन्हें डर दिखाकर, भ्रष्टाचार में फंसाकर और न जाने कौन कौन से कारनामों का दिखा करके उन्हें फिर मिला दिया गया। अब कांग्रेस पूरी तरह से निस्तो नाबूद होती हुई दिखाई दे रही थी और भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहरा रही थी और हाल यह हुआ कि कांग्रेस पार्टी के लिए विपक्ष में बैठने की जगह तक नहीं मिली। दूसरी बात, चुनाव फिर हुआ। अब की बार अमित शाह को गृह मंत्री बनाया गया और गृह मंत्री बनने के बाद में अमित शाह ने अब यहां के मुख्यमंत्रियों को भी बदलना शुरू कर दिया। यानी एक ऐसा मुख्यमंत्री जो मीर जाफर जैसा हो, जो मीर कासिम जैसा हो, यानी जिस तरह अंग्रेजों ने अपने मतलब के नवाब बनाए थे, अपने मतलब के उन्होंने तमाम जगह से जागीरदार बनाए थे, वैसे ही अमित शाह भी बनाते हुए जा रहे थे। राजस्थान में वसुंधरा राजे को हटा दिया गया और वहीं पर हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर को हटा दिया गया
और ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को नहीं हटा पाए, क्योंकि यहां आकर के अमित शाह को लगने लगा कि जो मुख्यमंत्री की चाहत ज्यादा है, तो ऐसे मुख्यमंत्री को हटाने की उनकी हिम्मत तक नहीं पड़ी। धीरे धीरे कारवां बढ़ता हुआ जा रहा था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान को हटाया गया और छत्तीसगढ़ के भी मुख्यमंत्री को हटा दिया गया। ऐसे ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री को हटाकर नया मुख्यमंत्री बना दिया गया। पूरा मामला था कि रबड़ की मोहर का कोई मुख्यमंत्री होना चाहिए। धीरे धीरे यह कारवां आगे बढ़ता चला गया, क्योंकि अमित शाह पूरी तरह से जानते थे जो जातियां अपने आप में नेता चाहती थी, उन जातियों को नेता तो बनाया, लेकिन वह भी रबड़ की मोहर। तमाम नेता सत्ता में बैठ करके अपने समाज और जाति के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। दुनिया को एक ही रास्ता दिखाया गया, वो था धर्म का रास्ता। और यहां तक कि लोगों के बुलडोजर से घर गिराए गए और पूरे आवाम पर गुजरातियों का एक दबदबा बनाया गया। यहां तक कि मंदिर राम जन्मभूमि को भी नहीं बख्शा गया। वहां से तमाम गरीबों के मकानों को गिरा करके उन्होंने वहां पर बड़े बड़े रेस्टोरेंट बनाए गए। और यही काशी में भी हुआ। काशी में भी उन्होंने वहां पर तमाम मंदिरों को तोड़ करके और वहां की जो गंगा मैया है, संगम है, वहां तमाम जगह बड़े बड़े जहाज चलाए गए। वे तमाम गुजरातियों के चलाए गए। कहने को तो ये एक डेवलपमेंट है, लेकिन यह डेवलपमेंट आम आदमी के कितने काम आ रहा है, देखने वाली बात यह भी है। डेवलपमेंट तो अंग्रेजों ने भी किया था, कई नहर निकाली थी और कई सड़कें बना डाली थी, ताकि उनका व्यापार पूरे ढंग से चलता रहे। देखने की बात यह थी कि भारतीयों को उससे कितना बड़ा फायदा हो रहा है। उसके बाद सड़कों का जाल बिछाना शुरू किया और उन सड़कों पर टोल टैक्स लिया गया। और टोल टैक्स भी इतना कि जितना तेल खर्च होता है उससे ज्यादा टोल जा रहा था। कई बार तो तमाम सड़कों पर टोल लिया जाता था, वह सड़क का कई बार निर्माण होने के बाद उससे ज्यादा टोल उन पर इकट्ठा हो गया। लेकिन सरकार टोल फ्री सड़क को करना नहीं चाह रही थी, क्योंकि मामला धन कमाने का था। और ऐसे में धन कमा करके लगातार भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे धनी पार्टी बन गई। उन्होंने अपने आईटी सेल में और तमाम जगहों पर अब लोगों को कार्यकर्ता नहीं बल्कि पैसे दे करके लगाना शुरू कर दिया और गलत बात को गलत कहना बंद कर दिया। ऐसे में ठीक ऐसे ही जिस तरह से बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला को हराने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े थे, वहीं पर ममता बनर्जी को भी हराने के लिए पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। और वैसे ही महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पकड़ तो बना ली, लेकिन वहां के मराठा अभी भी भारतीय जनता पार्टी से रुष्ट है। भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में मराठा नहीं आ रहे हैं। मराठा ठीक वैसे ही पंजाब है। जैसे पहले पंजाब, बंगाल और महाराष्ट्र था, वैसे ही आज भी उनकी स्थिति वही है। पहले भी अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे, मुगलों के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे, और आज भी पंजाब में भी यही होने लगा है। और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वहीं से सुर निकलने शुरू हो गए हैं। लेकिन बात मानने की यह है कि उत्तर प्रदेश में ये सुर कहां से निकलते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ ये सुर मेरठ से निकले थे और अब की बार एक बार फिर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से यही सुर निकलने शुरू हुए जब यह मामला आया लोकसभा का। तो लोकसभा 2024 में भारतीय जनता पार्टी यह समझ चुकी थी, यदि जो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं इनको आगे न दिखाया गया तो फिर आवाम में गलत मैसेज चला जाएगा। यही कारण है उन्हें बार बार प्रमोट किया जाता है, लेकिन उनकी वजह से वे अपने तमाम काम और व्यापार को चलाने का काम करते हैं। एक बड़ी बात यह थी कि अब की बार एक बार फिर से
कांग्रेस को बड़ी जीत मिली थी और कांग्रेस विपक्ष में आकर के खड़ी हो गई थी। यह दक्षिण भारत की बदौलत हुआ। दक्षिण भारत ने यह समझ चुके थे कि भारतीय जनता पार्टी इस देश में किस तरह से आगे बढ़कर के झूठ और फ्रेब की राजनीति कर रही है। ऐसे में महाराष्ट्र के तमाम लोग भी यह समझने लगे और महाराष्ट्र के लोगों ने भी यही ऐलान कर दिया। आज भी एक बार फिर से वही इतिहास दोहराने में लग चुके हैं। अब देखना यह होगा कि महाराष्ट्र में ऊंट किस करवट बैठता है। क्या एक बार फिर जनता भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में आती है या फिर वे अगेंस्ट होकर के अपनी लड़ाई लड़ते हैं। आप सभी मित्रों से निवेदन है, वीडियो को शेयर करिए। न्यूज चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए।